नमस्कार साथियों। आप सभी का बाड़मेर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इतिहास को लेकर क्लासें पर डे आ रही है, जिसमें अपन प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें अपना पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, जिसमें अपन ने पाषाण युगीन, ताम्र पाषाण युगीन और कांस्य युगीन सभ्यता स्थलों के बारे में पढ़ लिया है और विस्तार से चर्चा भी की है। इसमें से आठ सभ्यता, गणेश्वर, कालीबंगा और बागोर स्थल ये थोड़े महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसमें हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं लौह युगीन सभ्यता। इसमें अपन ने कल लौह युगीन सभ्यताओं के बारे में नाम लिखा था, जैसे नाम लिखे थे, जैसे बेराट सभ्यता स्थल है, रेड है, सुनारी है, ईसवाल है, नलियासर सांबर सभ्यता स्थल है और नौ सभ्यता, इनके बारे में चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इन सभ्यताओं के पूरे होने के बाद में अपन आधुनिक राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आधुनिक राजस्थान में जैसे प्रजामंडल है, आंदोलन, 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व है, क्रांतिकारी है, उनके बारे में। क्योंकि आजकल जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। एग्जामर हर प्रकार से वहीं से ज्यादा प्रश्न बना रहे हैं। उसके बाद आधुनिक राजस्थान पूरा होने के बाद अपन राजस्थान के जो राजवंश है उनको विस्तार से पढ़ेंगे और वो थोड़े लंबे काल तक पढ़ेंगे। आइए अपन ने जो कल छोड़ा था उससे आगे अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। कल अपन ने जो लोहकालीन सभ्यता स्थल थे उनके बारे में लिख थोड़े लगा दी हेडिंग लगा दी थी या टॉपिक बता दिए थे कि कौन कौन से पढ़ने, जिसमें आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक या स्थल रहता है वो स्थल है बेराट स्थल। लोह युगीन लोह युगीन स्थल, कौन सा युगीन स्थल? लोह युगीन स्थल। साथियों, कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह कमेंट कर रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कीजिए सर, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कीजिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप कल या परसों आपके व्हाइट बोर्ड लग जाएगा और मार्कर का भी प्रयोग कर लीजिएगा। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, हमें पता है कि ब्लैक बोर्ड का आजकल कोई यूज नहीं करता है, फिर भी हमने चैनल को शुरुआत में शुरू करने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग किया। कल या परसों आपके व्हाइट बोर्ड लग जाएगा। शांति बनाए रखिए और कल या परसों अपन आपके व्हाइट बोर्ड का लगा ही देंगे और मार्कर से आपको लिखवा देंगे। अपन पढ़ रहे लोह युगीन स्थल। लोह युगीन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला स्थल अपना रहता है बेराट स्थल। कौन सा स्थल है? बेराट स्थल। बेराट स्थल, बेराट स्थल को मैंने जब अपन ने शुरुआत में पहली या दूसरी क्लास ली थी उसमें बताया था कि जो महाभारत कालीन स्थल कौन कौन से उनके बारे में बेराट, उनमें अपन ने बेराट स्थल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। बेराट स्थल महाभारत कालीन स्थल है, याद रखना। उसके बाद महाभारत कालीन स्थल में अपन ने मध्यमिका पढ़ी थी। कौन सी मध्यम वो जांगल प्रदेश पढ़ा था, वर्तमान बीकानेर। हो तीन भाग थे, जो तीन स्थल थे वो बेराट स्थल उनमें शामिल है जो महाभारत कालीन है। बेराट स्थल कहाँ स्थित है, याद रखना, कोटपुतली बेरोड। कहाँ है? कोटपुतली बेरोड। कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बेरोड। पहले बेराट जयपुर का ही भाग था, अब जयपुर से कोटपुतली डिवाइड करके एक नया जिला बना गया कोटपुतली बेरोड। बेरोड अलवर से लिया गया, दोनों को मिलाकर एक नया जिला बना गया कोटपुतली बेरोड। याद रखना, पहले प्राचीन में ये जयपुर का ही भाग था। उसके बाद में इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम आपके रहेगा विराटनगर। विराटनगर क्या नाम था? विराटनगर। विराटनगर यहाँ का राजा था विराट। क्या नाम था? विराट। उसके नाम पर पड़ा है विराट नगर। पहले विराट राजा यहाँ रहा करता था, उसके नाम पर ही पड़ा है विराट नगर। ये विराट थोड़ा महाभारत काल में इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास, जो 13वां वास था, जिसमें ये पांडव और कौरव में जब ये शर्त लगाई गई थी कि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करेंगे। अज्ञातवास का मतलब होता है ऐसा वर्ष जिस
जिसके बारे में कौरवों को किसी प्रकार की कोई भनक नहीं लगनी चाहिए कि पांडव यहाँ पर रह रहे हैं, हो होता अज्ञातवास। तो पांडव भी यहाँ पर रह गए हैं अपने विराट नगर में। इसका आपको थोड़ा समय पूछा जाता है। समय 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका टाइमिंग माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है, याद रखना। इसके बाद में यहाँ पर कुषाण काल से मुगल काल तक, कौन सा काल? मुगल काल तक जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती। याद रखना, राजस्थान में एक ऐसा स्थल है जहाँ कुषाण काल जो वंश था, उन वहां से लेकर मुगल काल, अकबर वगैरह जो भी हुए, जहांगीर वगैरह, वहां तक अंतिम बहादुर शाह जफर वगैरह, अंतिम जो भी हुए, वहां तक इसकी जानकारी मिलती है, विराट स्थल से मिलती है। याद रखना, इसके 4 सन बड़े महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। याद रखना, पहला सन होता है आपके 1837। कब? 1837। 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी आए थे। उन्होंने क्या किया? जिनका नाम था कैप्टन बर्ड। क्या नाम था? कैप्टन बर्ड थे। उन्होंने भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। किस शिलालेख की? भाब्रू शिलालेख की खोज करते हैं। लिखना, कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से भाब्रू शिला लेख की खोजा गया। कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में भाब्रू शिलालेख खोजा गया। कहां पर? बीजक की पहाड़ी पर भाब्रू नामक शिलालेख खोजा गया। भाब्रू शिलालेख किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। कौन सा? बुद्ध धर्म से संबंधित था। और ये किस राजा के टाइमिंग का था? अशोक, सम्राट अशोक था, उसके काल का ये जो शिलालेख था, भाब्रू शिलालेख, उसकी खोज करती है। दूसरा, ये पहला हो गया सन 1837। दूसरा होता है 1870-71। कौन सा? 1870 और 71 में कार्लाइल, कौन? कार्लाइल ने अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा था। कार्लाइल ने अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। अशोक का दूसरा शिलालेख कौन खोजते हैं? कार्लाइल। कब खोजते हैं? 1870 और 71 में कार्लाइल अशोक का दूसरा शिलालेख खोजते हैं। ये कार्लाइल नाम पहले भी एक बार आया से परिचित लग रहा है। उन्होंने 1871 ईस्वी में राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। वहां पे अपन ने कार्लाइल को पढ़ा था। 1870 और 71 में कार्लाइल अशोक का दूसरा शिलालेख भी खोजते हैं। उसके बाद सन में इंपोर्टेंट रह जाता है 1936 ईस्वी में डॉक्टर दयानंद साहनी। कौन? डॉक्टर दयानंद साहनी। डॉक्टर दयानंद साहनी ने
बेराट स्थल की खोज की। याद रखना 1836 ईस्वी में डॉक्टर दयानंद साहनी साहब थे, उन्होंने बेराट स्थल की खोज करते हैं। कब करते हैं? 1836 ईस्वी में करते हैं। इसके बाद में एक सन और इम्पोर्टेंट रह जाता है 1962। कब? 1962 में कैलाशनाथ दीक्षित। कौन? कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित साहब और नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी उत्खनन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्खनन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्खनन का कार्य करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं बेराट स्थल। बेराट कहाँ पर स्थित है? कोटपल्ली बरोड़ा में। प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। याद रखना। समय टाइमिंग पूछा जाता है। कहाँ से? 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक है। कुषाण से लेकर मुगल काल तक यहाँ पर जानकारी मिलती है। उसके बाद अपन ने सन के बारे में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी पर भाबरू नामक शिलालेख की खोज की। भाबरू शिलालेख किससे संबंधित था? अशोक से। कौन सा धर्म अशोक ने चलाया था? बुद्ध धर्म चलाया था। उसके बाद 1870-71 में कार्लाइल ने अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज खोज करते हैं। 1836 ईस्वी में डॉक्टर दयानंद साहनी ने, किसने? दयानंद साहनी साहब ने बेराट स्थल की खोज करते हैं। उसके बाद में खोज करने उत्खनन का कार्य कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी उत्खनन का कार्य करते हैं 1962 में। इस 1962 में कब करते हैं? 1962 में। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ी पहाड़ियां इंपोर्टेंट है, वो याद रखना। पहाड़ियां पहाड़ियां एक होती है भीम की डूंगरी। भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, ये थोड़ी पहाड़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना। भीम की डूंगरी है, गणेश की डूंगरी है, बिज्जक की पहाड़ी से अपन को भाबरू शिलालेख मिला था। भाबरू शिलालेख अशोक से संबंधित है। अशोक कौन सा धर्म चलाया था? बौद्ध धर्म चलाया था। याद रखना। अशोक के बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं यहाँ पर एक चीनी यात्री आते हैं जिनका नाम था होयोंग सा। क्या नाम था? होयोंग सा था। वो यहाँ पर आके इस प्रदेश को पुरोलियोतिला का नाम देते हैं। उनकी पुस्तक नाम था सियुची। उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। बेराट स्थल में कौन कौन सी जानकारी मिलती है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी जानकारी मिलती है उनके बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी। यहाँ पर जो जयपुर के महाराजा हुए राम सिंह सेकंड, कछवा वंश के महाराजा हुए राम सिंह सेकंड, उसके काल में यहाँ उत्खनन का कार्य होता है। वहां पर मिलती है स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा सोने के मंजूषा होती है, पकड़ने के लिए हाथ में सोने से बनी स्वर्ण मंजूषा मिलती है। वो किससे संबंधित थी? महात्मा बुद्ध से संबंधित थी, सॉरी गौतम बुद्ध से संबंधित थी। उनके बारे में जानकारी मिलती है। राम सिंह, लिखना, राम सिंह सेकंड के समय स्वर्ण मंजूषा मंजूषा मिलती है। क्या मिलती है? स्वर्ण मंजूषा मिलती है। ये गौतम
बुद्ध से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। स्वर्ण मंजूषा मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर बौद्ध मठ भी है, बौद्ध स्तूप भी है, इनकी भी स्तूप इनकी भी जानकारी मिलती है। एक यहाँ पर चीनी यात्री आता है, किसके टाइम? महाराजा हर्षवर्धन के टाइम चीन का एक यात्री आता है, उनके बारे में थोड़ा लिख देते हैं जानकारी। चीनी यात्री ह्योंग-सा, क्या नाम था? ह्योंग-सा, क्या नाम था? ह्योंग-सा नाम था, जो राजा हर्षवर्धन के टाइम, किसके? हर्षवर्धन के समय भारत आता है। कब आता है? राजा हर्षवर्धन के टाइम ये भारत आता है। उनकी एक बुक है, उनकी एक बुक लिखते हैं, आगे लिख लेते हैं, वहां दिखाई नहीं देगा। ह्योंग-सांग, इनकी एक बुक पुस्तक है जिसका नाम है शिवची। क्या नाम है? यू जी, क्या नाम है? शिवची बुक का नाम है। उसमें इस प्रदेश को, किसको? बेराट को, इस बुक में बेराट को प्रोलिएतिलो, क्या नाम देते हैं? प्रोलिएतोली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोलिएतिलो नाम देते हैं। ये किसका नाम है? चाइनीज। कौन सी भाषा का नाम है? चीनी भाषा का नाम है। याद रखना, इसे अटपटे नाम है, पढ़े भी नहीं आते। इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है कि प्रोलिएतोली कहा गया, किसको? बेराट स्थल को कहा गया है। उसके बाद में साक्ष्य क्या मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं उनसे? यहाँ पर 36 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। क्या मिलती है? 36 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। क्या मिलती है? मुद्राएं, रुपए, सिक्के, जो भी थे वो मिलते हैं। 36 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। ये इन 36 में से 8 मुद्राएं थी, वो किसकी थी? पंचमारक की। किसकी थी? पंचमारक। पंचमारक है राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा होती है, जिसको पंचमारक कहा जाता है। वो उससे संबंधित थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं, कैसी मुद्राएं? सबसे प्राचीन मुद्राएं थी, वो मिलती है। बाकी 36 में से आज के बीच 28, कितनी? 28 मुद्राएं थी, वो इंडो ग्रीक से संबंधित थी। किससे थी? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक से संबंधित। किससे संबंधित थी? इंडो ग्रीक से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? इंडो ग्रीक से संबंधित थी। इंडो ग्रीक है इंडो एंड इंडिया, ग्रीक एंड यूनान, भारत और यूनान से संबंधित। पहले भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, तो हिंदू और यूनानी जो थे उनसे संबंधित थी। उसके बाद में ये 28 मुद्राएं हैं। 28 में से 16 मुद्राएं होती है, वो राजा मिंडर से संबंधित थी। किससे? राजा मिंडर से संबंधित। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे मुद्राएं कितनी मिलती है? 36 मुद्राएं मिलती है। उनमें से आपको पूछा जाएगा इंडो ग्रीक की मुद्राएं कितनी मिलती है, तो 28 याद रखना। पंचमारक की मुद्राएं कितनी मिलती है? 8 याद रखना। चीनी यात्री कौन आया था, किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम आया था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन किसके टाइम आया था? हर्षवर्धन के टाइम आते हैं चीनी यात्री। उनकी बुक का नाम पूछा जाता है, ची नाम है। बेराट स्थान प्रोलिएतिलो कहा जाता है। ठीक है, वो धर्म से संबंधित थी। कौन? स्वर्ण मंजूषा। कौन से बुद्ध? गौतम बुद्ध से संबंधित थे। राम से सेकंड के समय यहाँ खुदाई का काम होता, तब मिलते हैं।
बौद्ध धर्म से जानकारियां यहाँ मिलती हैं। ये रहते हैं बैराट स्थल के बारे में, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की, और आपने लिखा भी होगा और मैंने वर्ड में भी लिखवा दिया है। आप जो भी विद्यार्थीगण, मेरे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप पढ़ते वक्त नोट्स बना के पढ़िए। ऐसे आप भूल जाओगे कि अभी पढ़ लेते हैं, दोबारा एग्जाम नजदीक है तब दोबारा और क्लास देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। पहले स्थायी नोट्स वगैरह बनाइए, कोई फिक्स शेड्यूल बनाइए कि इतने घंटे पढ़ना है, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा आजकल बहुत कंपटीशन हाई लेवल पे हो चुका है, ठीक है ना, कंपटीशन बहुत है। बीएसटीसी में भी पहले मेरिट 350 आसपास रहती थी, अब 480 के पास आसपास चली गई है। आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी चली जाएगी। एक सीट के लिए कम से कम 15-20 जने जो युवा लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं या इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप फिक्स शेड्यूल बनाएं, उसके अनुरूप ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट बनाने हैं, नोट्स बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक होता है तो अपन उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नोट ऐसे बनाना है कि छोटे हो, कैसे हो, छोटे हो और पढ़ने में आसानी लगे। हाँ, पूरी सामग्री जो भी है, जैसे विराट स्थल है, अपन पढ़ने बैठे तो 3-4 दिन लिखवा दे तो भी नहीं खत्म होगा, लेकिन अपन को पढ़ना क्या इतना, यही जो इम्पोर्टेंट है वो अपन ने पढ़ लिया है, बाकी का कोई कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, फिक्स शेड्यूल बनाए नोट्स बनाते हुए, पर डे जैसे आज नोट्स बनाए, सुबह रिवाइज करें, आज रिवाइज किया सुबह, आज याद आ जाएंगे, सुबह तक रहेंगे, सुबह रिवाइज किया 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के बाद और रिवाइज करना 15 दिन तक, और 15 दिन में एक बार और रिवाइज करना, हमेशा के लिए आपकी स्मृति में फिक्स हो जाएंगे, वो कभी आप बाहर भी नहीं निकलेंगे, आप चाहोगे तो भी नहीं निकलेंगे। तो आप शेड्यूल बना के ही पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में अपन रेड सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। रेड सभ्यता जो प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता था, प्राचीन भारत का टाटा नगर, यहाँ पर लोहे की खदानें मिली थी और बहुत सारा यहाँ पर लोहे का उत्पादन भी किया जाता है। उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे। तो जोगिन सभ्यता में सेकेंड टॉपिक रहेगा अपना रेड सभ्यता। रेड सभ्यता, कौन सा सभ्यता, रेड सभ्यता। रेड कौन सी नदी के किनारे है, डील नदी के किनारे। रेड है, ढा आ रहा है तो डील नदी के किनारे, याद रखना, रेड से डील नदी के किनारे, डील नदी के किनारे, डील नदी के किनारे पर स्थित है रेड सभ्यता। रेड कहाँ पर स्थित है, टोंक जिले में। किस जिले में, टोंक जिले में, टोंक जिले में स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन किसने किया था, केदारनाथ पुरी ने। किसने किया था, केदारनाथ पुरी ने किया था। कब किया था, 1938 ईस्वी में इसकी खोज भी करते हैं और उत्खनन का कार्य भी केदारनाथ पुरी करते हैं। और इसका उपनाम है, उपनाम प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले, लोहे के खदानें मिली है, लोहे के बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं, इसलिए यहाँ प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वर्तमान में कहा जाता है झारखंड वगैरह, जमशेद वगैरह, उस वहां पर क्या लिखता है, लोहा अधिक मिलता है, इसलिए अब वर्तमान में झारखंड वगैरह, राजस्थान का टाटा, सॉरी, भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ प्राचीन समय में और पहले टाइम में भी यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े क्या मिले, भंडार मिले। यहाँ पर लोहे के भंडार, लोहे के खदाने, यहाँ लोहे के भंडार मिले, क्या मिले, लोहे के खदानें मिली और लोहे के बहुत बड़े क्या मिले, भंडार मिले हैं। यहाँ पर
3075 लोहे की मुद्राएं मिलती है। क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती है। कितने सिक्के मिलते हैं? 3075 मिलते हैं। तो लोहे के क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। ये 1075 मुद्राएं थी। ये जनपद मालव जनपद जनपद वह यूनानी शासकों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? यूनानी शासकों से संबंधित शासकों से संबंधित किससे संबंधित है? यूनानी शासकों से संबंधित थी। अपन पढ़ रहे हैं रेड सभ्यता। रेड कहाँ पर स्थित है? झील नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखना। और कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। खोज किसने की? केदारनाथपुरी ने 1938 ईस्वी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। केदारनाथपुरी 1938 ईस्वी में। एक इसका उपनाम पूछा जाता कि रेड सभ्यता को प्राचीन काल में या उपनाम क्या है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लोहे के खदान है और बहुत बड़े क्या मिले? भंडार मिले, इसलिए कहा जाता है भारत का टाटा नगर। 3075 मुद्राएं मिली है। ये मुद्राएं मालव जनपद और यूनान शासक थे, उनसे संबंधित थी। आज के लिए इतना ही। आगे कल अपना लगभग टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। राजस्थान, आधुनिक राजस्थान पहला टॉपिक रहा 1857 की क्रांति। उसमें से बढ़िया अच्छे नोट्स बनाते हुए, बढ़िया ढंग से समझाते हुए आगे चलेंगे। और हमें आशा और उम्मीद आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और आगे भी हम जितना हो सके उतना बेहतरीन प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।